नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल में द्वैत शासन का विस्तृत रूप से एनालिसिस किए थे और आज के क्लास में सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो लॉर्ड वेलेजली का है। लॉर्ड वेलेजली इसको आधिकारिक रूप से संस्थापक है, लॉर्ड वेलेजली। तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति में दो प्रमुख है, फेमस है। एक है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, जिस पर अंग्रेजों ने दीवार, कोई मकान बनता है जैसे हाउस, तो उस पर दीवार खड़ा करना पड़ता है। तो सहायक संधि रूपी साम्राज्य भारत में एक दीवार खड़ा कर दिया लॉर्ड वेलेजली, और आने वाले इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी आता है उस पर छत बना देगा। वो कैसे ये दीवार खड़ा करता है सहायक संधि के द्वारा, इस पर हम पूरी तरह से आज चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो इसमें हम जो मेन माइंड मैप पहले बना लेंगे। क्या क्या अगर प्रश्न आता है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि सहायक संधि पर एक निबंध लिखें, तो उसमें सारा चीज़ जो भी हम यहाँ चर्चा करेंगे वो सब लिखना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी इससे क्वेश्चन टकराएगा। जैसे पहला कि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, इसका पृष्ठभूमि क्या है, सहायक संधि का पृष्ठभूमि। दूसरा, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लगाने का कारण क्या है। तीसरा, प्रोविजन, प्रावधान या विशेषता, सब्सिडरी अलायंस का क्या प्रावधान है, विशेषता। चौथा है इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ क्या हुआ, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ क्या हुआ। पांचवा है देशी रियासतों को हानि क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस से देशी रियासतों का हानि। और छठवां है कहाँ भारत में कहाँ सब्सिडरी अलायंस, कौन कौन राज्य इस पर हस्ताक्षर किए, कहाँ सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली लगाया। इसी टॉपिक पर संधि पर हस्ताक्षर हुआ। कौन कौन राज्य था इसमें, सहायक संधि में के अंतर्गत आता था, कहाँ किस किस राज्य में हुआ। तो ये इस 6 जो बिंदु है, पॉइंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यही अगर सहायक संधि पर निबंध आता है तो इतना तो चर्चा करना पड़ेगा 6 का। अगर 10 नंबर आता है तो इसमें निश्चित रूप से 9 नंबर आएगा, सुपर। तो ये 6 में अगर एक भी छूट जाएगा तो मार्क्स कम आएगा, इसलिए 6 चीज पर चर्चा करना मस्ट है। अब पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सहायक संधि का पृष्ठभूमि क्या है। लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि को सिर्फ भारत में लाया कि इसके पहले भी भारत में सहायक संधि की चर्चा हुई है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम
फ्रांस के गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो भारत में जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था तो उसमें फ्रांसीसी कंपनी भी काम कर रही थी, तो फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि का भारत में शुरुआत किया था। लेकिन इसमें अंतर यही थे कि लॉर्ड वेलेज़ली के सहायक संधि और फ्रांसीसी गवर्नर का सहायक संधि, दोनों में अंतर है। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, ये फ्रांस में जो सहायक संधि दोनों राज्य में लगाया, जैसे कर्नाटक और हैदराबाद, तो उसमें उस राज्य की सेना को भंग नहीं किया, अपना सेना के टुकड़ी रखा और उससे पैसा लिया। कर्नाटक से और हैदराबाद से पैसा लिया और अपना सेना के टुकड़ी रखा, क्यों? रक्षा करने के लिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन लॉर्ड वेलेज़ली के संधि में, सहायक संधि में, ये पैसा और क्षेत्र, जब पैसा नहीं देखा उसमें क्षेत्र भी लिया, लेकिन उस राज्य के सेना भी भंग कर दिया। तो दोनों में अंतर यही है। लेकिन ये जो डुप्ले द्वारा सहायक संधि लगाया गया भारत में, वो सिस्टम नहीं बन सका। देखिए सिस्टम, ये लॉर्ड वेलेज़ली जो संधि लाया सहायक संधि, ये सिस्टम में आया, ये अंतर है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे फ्रांसीसी गवर्नर का सहायक संधि का। और महादेव गोविंद रानाडे जो मराठा साम्राज्य पर अपनी पुस्तक लिखे हैं, उनका कहना है कि मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी दो टैक्स लेते थे मराठा, और जिस गांव पर या शहर पर आक्रमण करते थे, उस गांव या शहर पर आक्रमण करके उसको विजित कर लेते थे, यानी वहाँ विजय प्राप्त कर लेते थे, और उस गांव से बोलते थे कि आप चौथ और सरदेशमुखी दो और हम तुम्हारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेंगे। यानी बाहर से कोई अटैक करेगा, आक्रमण करेगा तो उसकी सुरक्षा करेंगे। वो भी एक तरह से सहायक संधि हुआ। ये महादेव गोविंद रानाडे का कहना है, अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा, मराठा साम्राज्य पर उनकी पुस्तक है। तो दो बात हो गई, फ्रांसीसी गवर्नर की बात हो गई और महादेव गोविंद रानाडे की बात हो गई। लेकिन ये दोनों सिस्टम में नहीं आया, ये ध्यान रखना है। महादेव गोविंद रानाडे जो मराठा का मैंने बात किया, और ये फ्रांसीसी गवर्नर, ये लोग दोनों सहायक संधि का शुरुआत किए, लेकिन सिस्टम में नहीं आए। अब तीसरी बात लॉर्ड क्लाइव की आती है। लॉर्ड क्लाइव 1765 में ये बंगाल में द्वैत शासन के अंतर्गत जो दूसरी संधि होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि तो शाह आलम सेकेंड मुगल बादशाह के साथ हुई अंग्रेजों का, लेकिन दूसरी संधि जो होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होती है। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड क्लाइव ने, कि हम आपका रक्षा करेंगे, आपका यहाँ सेना का टुकड़ी रखेंगे, यानी वहाँ भी सहायक संधि की बात हो गई। तो 3 गो सहायक संधि की बात हुई, लेकिन तीनों जो सहायक संधि, ये सिस्टम नहीं बना। अब लॉर्ड वेलेज़ली की बात आती है। लॉर्ड वेलेज़ली 1798 में आता है भारत, 1798 से 1805 ये इनका शासनकाल रहता है, 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेज़ली के समय में जब ये भारत आए लॉर्ड वेलेज़ली, तो आधिकारिक तौर पर व्यापक रूप में नियम के मुताबिक सहायक संधि लागू हुआ भारत में। सभी राज्यों से इन्होंने हस्ताक्षर करवाया, तब इस सिस्टम में आया, ये ध्यान रखना है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कम बना लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में। मैंने 3 पहले सहायक संधि की बात किया, लेकिन वो सहायक संधि था, सिस्टम नहीं था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेलेज़ली के शासनकाल में बना, इनके टाइम में। और इन्होंने पूरा, जैसे घर बनता है तो घर में दीवार खड़ा होता है, तो उन्होंने सहायक संधि के द्वारा इतने राज्य को हस्ताक्षर करवा लिए कि एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का दीवार खड़ा हो गया। दीवार खड़ा करके चले जाएंगे इंग्लैंड, लेकिन जैसे लॉर्ड डलहौजी आएगा तो वो रूफ यानी छत बना देगा।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा करके, हड़प नीति, जो बचा खुचा था वो डलहौजी जो था वो हड़प नीति करके लगा करके और छत बना देगा भारत में, अब पूरे साम्राज्य खड़ा कर देगा ये लोग। तो अब हम बात करते हैं, ये पृष्ठभूमि हो गया। सहायक संधि ये हुआ ब्रिटिश EIC वर्सेस देसी रियासत के राजा, देसी रियासत के शासक, देसी रियासत के बीच की संधि थी, बस बीच की संधि। तो अब हम कारण पर बात करेंगे कि कारण, ये पृष्ठभूमि हो गया। अब हम सहायक संधि का कारण, क्या कारण था सहायक संधि बेलेजली को लाने के लिए भारत में, क्यों कौन ऐसी परिस्थितियां थी कि उसको सहायक संधि लाना पड़ा भारत में। तो सबसे पहला था फ्रांसीसियों का भय, फ्रांसीसियों का भय। साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, और तीसरा है कि इन्होंने बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार कर रहा था लोग, सोचा कि भाई अगर और साम्राज्य नियंत्रण में हमारा आ जाएगा सहायक संधि से तो बिना रोक टोक के व्यापार करेंगे और फायदा होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, कारण हो गया। तो पहले हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं। फ्रांसीसियों का भय 1776 में फ्रांस में, 1776 में अमेरिका में ब्रिटेन के अधीन था अमेरिका, वहाँ भी कब्जा था भारत के जैसा अंग्रेजों का। तो वहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, वहाँ फ्रांस स्वतंत्रता सेनानियों को मदद किया था। तो मदद करने के कारण अंग्रेज फ्रांस से काफ़ी दुश्मन समझते थे। फ्रांस को अंग्रेज अपना दुश्मन बनाए थे कि यहाँ मदद किया है फ्रांस में, फ्रांस मदद किया है अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों के। तो पूरे विश्व में अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से दुश्मनी चल रही थी। मर मिटने का सवाल, जीने मरने का सवाल था। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा था, तुति बोल रही थी। और नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा ये कहना था कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों की कॉलोनी है वहाँ वहाँ अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और संजोग से टीपू सुल्तान, जो हमारे भारत के मैसूर के शासक थे, टीपू सुल्तान, इनका संबंध था नेपोलियन से। अब इसका भय इन लोगों को सता रहा था अंग्रेजों को कि अंग्रेजी सेना भारत में कम है, अगर नेपोलियन बोनापार्ट अगर आक्रमण करता है तो हम लोग मारे जाएंगे। तो इसके लिए सहायक संधि माने पूरे राज्य के जितना देसी रियासत था उसमें सेना रह करके सेना को ज़्यादा विस्तार करना था। तो साम्राज्य का विस्तार, फ्रांसीसियों से भय। ये अलग बात है कि टीपू सुल्तान का देहांत हो जाता है 1799 में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में ये लॉर्ड वेलेजली देखिए 1798 और 1799 में टीपू सुल्तान की देहांत हो गया। इसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट से मदद नहीं मिला। टीपू चूंकि अब देहांत हो गया और चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान का मौत हो गया, इसलिए टीपू सुल्तान के फ्रांस से संबंध होने के कारण काफ़ी अंग्रेज डरे हुए थे, चाह रहे थे कि हमारे सेना का संख्या बढ़ जाए भारत में ताकि हम नेपोलियन बोनापार्ट का मुकाबला कर सकें। ये भी बहुत बड़ा कारण था। साम्राज्य को फैलाना भी इनका कारण। हम जो 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, इस दोनों युद्ध से इनका राजनीतिक जो पकड़ है वो तो मजबूत हो ही गया था भारत में। और अंग्रेज आंग्ल
आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों से ये लोग साम्राज्य विस्तार करते जा रहे थे। तो इस युद्ध में काफ़ी खर्च हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इनका लंदन में बैठा हुआ था, इनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स लोग थे, उनका ये था कहना वेलेजली को कि कम पैसा में खर्चा भी कम हो और सेना भी बढ़ाइए। तो उस ख्याल से सहायक संधि में वो भी एक कारण था, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया। इसमें एक चीज जानना जरूरी है, चूंकि ये दो जो 4 युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो किसमें लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल रहता है, ये जानने से आपका प्रश्न जो आता है उसमें रिकॉल भी हो जाता है। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि भाई लॉर्ड वेलेजली किस आंग्ल मराठा युद्ध में थे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में थे। तो 1798 में आते हैं हम, 1805 तक इनका शासन रहता है। तो देखिए एक ही आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। प्रश्न आएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत में कौन गवर्नर जनरल थे। इससे आपको याद हो जाएगा कि नवे सहायक संधि में जो लॉर्ड वेलेजली थे, सहायक संधि जो लाए थे, इसमें थे लॉर्ड वेलेजली आधिकारिक रूप से यही सहायक संधि प्रणाली के संस्थापक थे, ये आविष्कारक नहीं थे। इन्वेंशन सहायक संधि का नहीं किए थे, चूंकि इन्वेंशन इनके पहले भी सहायक संधि की बात हो गई थी, मैंने जो 3 को बताया। इसलिए जहां आविष्कारक की बात आओ तो वहां नहीं, संस्थापक थे भारत में लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली का। तो 1799 में थे ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब रही बात कि क्या टीपू सुल्तान इनका सहायक संधि स्वीकार किया? नहीं, भारत में वही एक राजा था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। हालांकि मराठा साम्राज्य में जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहे तब तक उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनके पहले ये लॉर्ड टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। इसके पास प्रस्ताव आया, लेकिन कहा कि नहीं, 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह मर जाना। तो कायर की तरह नहीं, शेर की तरह मर जाना बहुत बढ़िया भारत के इतिहास में वीरता का प्रतीक है टीपू सुल्तान। अगर ये चाहते तो सहायक संधि स्वीकार कर लेते, मैसूर का राजा रहते, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और सहायक संधि स्वीकार नहीं किए तो युद्ध हो गया 1799 और इनकी मौत को गले लगा लिए, लेकिन अंग्रेजों का नियंत्रण में नहीं रहे। इसके बाद देखिए आंग्ल मराठा युद्ध 1798 से 1805 के शासनकाल में इनका लॉर्ड वेलेजली का, चूंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 82 में हुआ था, तो प्रथम में तो रहे नहीं, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 इसमें इनका शासनकाल रहता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड वेलेजली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेजली। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका, बन गया। इस सहायक संधि ये दोनों, ये अंग्रेजों का विस्तार भी चल रहा, पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध। तो हालांकि चौथा में तो नहीं रहेंगे, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में, इसमें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में थे, लेकिन तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार हो रहा था अंग्रेजों का। अब प्रावधान क्या था, क्या प्रावधान था? मेन तो हम विशेषता, सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेजली ने, हमने कहा कि आधिकारिक तौर पर अगर सहायक संधि सिस्टम की हम बात करेंगे भारत में तो लॉर्ड वेलेजली का लाया हुआ है। तो आखिर लॉर्ड उसमें क्या था, क्या ऐसा बात था, प्रावधान था?
प्रावधान क्या था? तो प्रावधान, सहायक संधि का प्रावधान। अब हम प्रावधान पर आ जाएंगे। प्रावधान या विशेषता, कभी कभी जो नए नए बिगिनर स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी समझ जाते विशेषता आ जाती, प्रावधान हम पढ़े थे, विशेषता आ गया, दोनों एक ही चीज है। फर्स्ट में अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय देशी रियासतों की आपके यहाँ अपना सेना का टुकड़ी रखेंगे और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करेंगे। ये तो व्यापारी थी, तो मुफ्त में सुरक्षा करेंगे नहीं। कहे भाई क्या इसके लिए क्या लोगे? तो जहाँ छोटी रियासत था, छोटा राज्य था, वहाँ बोले कि नकद पैसा दे दीजिए, और जहाँ बड़ा रियासत था आप क्षेत्र दे दीजिए, और उसी क्षेत्र से टैक्स तहसील करके हमारा सेना का खर्चा चलेगा। लेकिन इन्होंने उस राज्य का देशी रियासत जहाँ इस संधि, सहायक संधि पर साइन करवाए, वहाँ सेना बोले कि नहीं, आपकी सेना अब वहाँ नहीं रहेगी, माने वहाँ का सेना भंग हो गया, और ये अपना सेना रख दिए। अंग्रेजों ने भारत के देशी रियासतों में जहाँ सहायक संधि साइन करवाया, वहाँ अपना सेना का टुकड़ी रख दिया। और इंटरेस्टिंग कितना, समझिए इंटरेस्टिंग कितना, कि पैसा तुम दो, तुम्हारे यहाँ सेना हमारी रहेगी। पैसा कौन देगा? उस राज्य का शासक। भारत के पैसा, भारत का पैसा, और सेना इनका। अब इस तरह से जितना भी ये क्षेत्र में इनका सहायक संधि जो भी राज्य साइन किया, एक तरह से बहुत बड़ा विशाल सेना इनका कायम हो गया, स्थापित हो गया भारत में। तो सेना अंग्रेजों का, खर्चा कौन देगा? देशी रियासत के राजा, और वहाँ का सेना भी भंग हो गया। अपना देशी रियासत में जो सेना थी पहले से, वो भी भंग हो गया, माने सेना नहीं रहे। तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ सेना नहीं रही, तो वहाँ के जो भी जीविकोपार्जन, जो लोग भी सेना में लगे हुए थे, वो तो बेरोजगार हो गए। आम जनता को परेशानी कर, बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो पहला इनका प्रावधान था सेना का टुकड़ी। सेना का टुकड़ी देशी रियासतों में रखना पहला हो गया। और खर्चा कौन देगा? खर्च देशी रियासतों में रखना अंग्रेजों द्वारा। दूसरा, सेना का खर्च देशी रियासतों के शासक द्वारा, देशी रियासतों के शासक को देना था, शासक को देना था। और उस राज्य का सेना भंग, 3 बात। चौथा, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को छोड़कर, देखिए चौथा प्रावधान इनका था कि अंग्रेजों को छोड़कर अगर दूसरा किसी यूरोपियों को आप नौकरी में नहीं दे सकते हो, नहीं रख सकते हो। ये देशी रियासतों से कहा इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि अंग्रेजों को छोड़कर अगर नौकरी देना था अंग्रेजों को दीजिए, नहीं तो किसी दूसरे यूरोपियों को नहीं देना है, यानी दूसरे यूरोपियों को सेवा में नहीं रखना है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग है सहायक संधि, आनंद आएगा, इसमें मजा आएगा आपको। पढ़िए कहानी को रिलेट करके, देखिए कैसे कैसे प्रावधान इन्होंने सहायक संधि में रखा कि अगर सेवा में रखना है या नौकरी पर रखना है, माने देशी रियासतों के राजा से इन्होंने का प्रावधान था, कहना था कि अगर नौकरी पर रखना है तो अंग्रेजों को रखिए, अन्यथा किसी दूसरे यूरोपियों को मत नहीं रखना है आपको। ये सहायक संधि में प्रावधान था। और अगला इन्होंने प्रावधान रखा कि आपके आंतरिक क्षेत्र में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा इस सैद्धांतिक रूप में अंग्रेज बोलते थे, प्रैक्टिकल रूप में ऐसा नहीं था, एक हस्तक्षेप करते रहते थे। और अगला इनका प्रावधान, अगर विदेश नीति में कितना, विदेश नीति बोले कि बिना अंग्रेजों के परमिशन का आप कोई दूसरे देश से बात नहीं कर सकते हैं, ना उनसे संधि कर सकते हैं,
न उस पर आक्रमण कर सकते हैं। माने विदेश नीति में अंग्रेजों का परमिशन लेना अनिवार्य इन्होंने बना दिया। आपको परमिशन लेना है, अगर कहीं किसी देश से बात करना है, किसी दूसरे देश से बात करना है या संधि करना है, तो आपको अंग्रेजों से परमिशन लेना होगा। ये प्रावधान। अगला इनका प्रावधान था कि भाई आपके राज्य में यानी देशी रियासतों के राज्य में हम सेना का टुकड़ी रखेंगे तो वहां तो मेरा पदाधिकारी है वो रहेगा। देशी रियासत के शासक लोग कहा हाँ वो तो रहेगा ही, वो तो जब टुकड़ी आपका है तो कोई ना कोई पदाधिकारी तो रहेगा। बोले हाँ तो पदाधिकारी मेरा रहेगा। रेजिडेंट, रेजिडेंट उसका नाम रखे ये लोग, रेजिडेंट, रेजिडेंट ये अंग्रेजों का पदाधिकारी था, सेना के टुकड़ी का जो पदाधिकारी रेजिडेंट। लेकिन ये रेजिडेंट को इन्होंने आजकल के जो वर्तमान समय में जो फोटो कैमरा है उसी तरह एक तरह से अंग्रेजों का एक जासूस कैमरा बन के रह गए कि कोई देशी रियासत के राजा क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से वार्ता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस सारा खबर अंग्रेजों तक पहुंचाता था रेजिडेंट। यानी पूरी तरह से देशी रियासतों के जो भी साइन किए सहायक संधि पर उनकी स्वतंत्रता छिन गई, स्वतंत्रता नहीं रही। इस तरह ये प्रावधान था। इतना हमने प्रावधान बताया, विशेषता बताया ये सहायक संधि का। अब रही बात की सहायक संधि, सहायक संधि का सहायक संधि का लाभ कितना हुआ इनको, माने ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को लाभ सहायक संधि से। पहला जबरदस्त इनको लाभ हुआ कि फ्रांसीसियों का भय समाप्त। इन्होंने सहायक संधि करके पूरे जितना भी राज्य, बताएंगे हम आगे, जितना भी राज्य में साइन करवाए थे उसमें विशाल सेना खड़ा कर दिए, तो पूरी तरह से फ्रांसीसियों का भय समाप्त हो गया। एक और दूसरी बात कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो भी बात था। और दूसरा कि सेना इन्होंने जबरदस्त खड़ा कर दिया भारत में, तो वो फ्रांसीसियों का भय समाप्त। पहला बहुत जबरदस्त इनको फायदा हुआ, फ्रांसीसियों का भय समाप्त, फ्रांसीसियों का भय समाप्त, फ्रांसीसियों का भय समाप्त। दूसरा सबसे बड़ा इनको फायदा हुआ बिना खर्च के, अब देखिए यहां, बिना खर्च के विशाल सेना खड़ी हो गई, बिना खर्च के। वाह क्या बात है। पैसा भारत के देशी रियासत के राजा लोग दिए, आइए अपना सेना खड़ा कर लिया अंग्रेज। ये तो वही बात हुई ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, यानी पैसा भी इन लोग का नहीं लगा और सेना भी पूरा खड़ा हो गया पूरा भारत में। तो तीसरा जब लाभ उनको हुआ कि विदेश नीति से साम्राज्य विस्तार में मदद, साम्राज्य विस्तार में मदद मिल गई इनको। विदेश नीति से साम्राज्य विस्तार में मदद, साम्राज्य विस्तार में मदद। चौथा, इनका आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हुआ। इनका अंग्रेजों का आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गया। पांचवा, अत्यधिक धन का लाभ हुआ। कैसे? जैसे सेना में खर्चा, मान के चलिए किसी देशी रियासत के राजा साइन कर लिए, सेना के खर्चा 35 लाख है, इन्होंने सारा चीज जोड़ लेकर के उसको 50 लाख मांग लेते थे कि आप खर्चा 50 लाख, 15 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ता था देशी रियासत के राज्यों को। कुछ तो देशी रियासत राजा लोग डर से भी सहायक संधि अपनाए कि ऐसे भी युद्ध होगा, युद्ध में हार जाएंगे
और हार जाएंगे तो लोग लाद देगा सहायक संधि। इससे पहले कि चलो हथियार डाल दो, सहायक संधि पर साइन कर दो। तो इस तरह से ये जो खर्चा जा रहा था, खर्चा तो इनका लग नहीं रहा था। अपना जो मन में आए टेंट गाड़ दो, सेना को ये खर्च कर दो, ये लगा दो, वो लगा दो। ये तो वही बात हुई, किसी की शादी में अगर दूसरा कोई अदर पर्सन बोल दे कि खर्चा करो भाई, हम पैसा देंगे, तो जिसके यहाँ जब समझ रहा कि दूसरा ही आदमी पैसा दे रहा है तो अपना जो मन में आया अपना कर लिया, बढ़िया बढ़िया चीज़ सब लगा लिया। वही सेना में पैसा तो भारतीय शासकों को देना था, ये लोग अपना खर्च को बढ़ा बढ़ा करके अपना बताते थे, लगाते थे। यानी 35 लाख अगर सेना में खर्चा तो 50 लाख इन्होंने बिल बना दिया। इस तरह से इनका लाभ हो गया। अब इनका लाभ तो हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुई सहायक संधि से, लेकिन हमारे देशी रियासतों को तो हानि हुआ ना। सहायक संधि से देशी रियासतों को हानि हुआ, बहुत हानि हुआ, इससे चरमरा गया पूरा व्यवस्था। सबसे पहले हमारे देशी रियासत के राजा जो थे वो निष्क्रिय हो गए। देखिए, निष्क्रिय, भोग विलासी हो गए, निष्क्रिय हो गए, भोग विलासी हो गए। उनको काम तो रहा नहीं। अब बोले कि अब तो अंग्रेज आंतरिक झगड़ा होगा तो अंग्रेजी रक्षा करेंगे, और बाहर से कोई अटैक करेगा तो अंग्रेजी सेना रक्षा करेगी। यानी जनता से जो कनेक्शन था, आम पब्लिक से जो राजा का कनेक्शन होता था, इस सहायक संधि से कनेक्शन खत्म हो गया। यहीं पर कार्ल मार्क्स ने कहा, दास कैपिटल बुक में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि सहायक संधि से देशी रियासतों के राजा अस्तित्व विहीन हो गए, कोई अस्तित्व नहीं रहा। देशी सहायक संधि से देशी रियासत के शासक अस्तित्व विहीन हो गए, कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये कार्ल मार्क्स ने कहा, दास कैपिटल बुक में लिखा है उन्होंने। तो निष्क्रिय हो गए, भोग विलासी हो गए। विलासी प्रवृत्ति इनको जन्म ले लिया। दूसरा, कृषि में कृषि का ह्रास हुआ। कृषि का ह्रास हुआ। तीसरा, उद्योग का ह्रास। राजनीतिक, सामाजिक सब पतन हो गया भारत का। राजनीतिक, सामाजिक, ये पतन, और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया। अर्थव्यवस्था, ये देशी अर्थव्यवस्था चरमरा गया। माने एकदम इतना हानि हुआ सहायक संधि से, अंत में हम कह सकते हैं कि सहायक संधि से देशी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गए। इन्होंने अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता, अब अपने देशी रियासत के शासक अपने संप्रभुता और स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए। इतना हानि हुआ, गिरवी रख दिए, गिरवी, संप्रभुता और स्वतंत्रता। जैसे आज हम भारत संप्रभु राष्ट्र है, हमारे ऊपर किसी का दखलंदाजी नहीं है। हम किसी विश्व के किसी देश से बात कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, अपने विकास की बात करेंगे। उस तरह से ये संप्रभु नहीं रहे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राष्ट्र, देशी रियासत के राजा। और स्वतंत्रता तो विहीन हो। हमने कार्ल मार्क्स की बात कहा, माने अपना संप्रभुता, देशी रियासत के शासक अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए। अप्रत्यक्ष रूप से देशी रियासत के राज्य जो
सहायक संधि पर साइन किए थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, नियंत्रण में हो गए। अब हम बात करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ ये देश लगा आई, कहाँ कहाँ पहले अंग्रेज साइन करवाए। देखिए अभी तक चल रहा बंगाल के अंग्रेज गवर्नर था, बंगाल, ये बंगाल, यहीं पर अंग्रेज गवर्नर जनरल ये बैठता था, लॉर्ड डलहौजी, और यहाँ मराठा लोग था, ये मराठा, ये मैसूर, यहाँ हैदराबाद, यहाँ तंजौर था। आज के समय में तंजौर तमिलनाडु में है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बंगाल हो गया, यहाँ अवध हो गया, यहाँ दिल्ली है। तो अवध ये मैंने इसलिए यहाँ नक्शा में दर्शाया कि सबसे पहले क्रम पूछा जाता है। प्रश्न कोई भी एग्जाम हो हमारे देश में, जो भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वनडे हो, यूपीएससी पीसीएस हो, कहीं कोई एग्जाम हो, बिहार में और सब एग्जाम होने वाला, चाहे झारखंड में या देश में एसएससी, रेलवे बैंक, जो भी एग्जाम हो, अगर हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया है तो निश्चित रूप से ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि कौन स्टेट में लगा था, कौन देशी रियासत हस्ताक्षर किया था। तो HMTA, देखिए HMTAP, इस पर आ जाइए। आंध्र माना ये देखिए हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद ये हुआ नंबर 1 पहले। यहाँ 1798 हैदराबाद। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, हैदराबाद में सबसे पहले लगा 1798। वो कौन ऐसा राज्य था, देशी रियासत के कौन राज्य था जिसमें 2 बार संधि साइन करवाया, सहायक संधि 2 बार सहायक संधि पर साइन करवाया गया? कौन राज्य था? हैदराबाद। 1798 और 1800, ये 2 बार, माने 2 बार यहां साइन हुआ हैदराबाद में। एच हो गया, एम हो गया मैसूर। देखिए मैसूर। अब बात आएगी कि भाई टीपू सुल्तान तो मर गए, तो मैसूर में साइन कब हो गया सहायक संधि का? टीपू सुल्तान की मौत के बाद। टीपू सुल्तान जैसे मरे तो वाडियार वंश के अंग्रेज बहुत चालाक थे और शातिर थे, देखे कि चाहते तो मैसूर को अपने राज्य में मिला लेते, पूरा नियंत्रण कर लेते, क्या जरूरत है वाडियार वंश। देखिए वहाँ चालाकी से लोग किया कि भारत के लोगों का भावना नहीं भड़के, आम लोगों का। वाडियार वंश से, जहाँ से हैदर अली शासक बने थे, मैंने लिए थे वाडियार वंश से अपना गद्दी मैसूर में, फिर वाडियार वंश के एक बालक को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया और उसे साइन करवा लिया सहायक संधि। वाडियार वंश के एक बालक जो शासक बना करके वहाँ से साइन करवा लिया। तो मैसूर, दूसरा मैसूर हो गया। चूंकि ये हैदराबाद वह एक पहला इसलिए आएगा कि 2 बार एक ही राज्य को 2 बार साइन हुआ, 1798 में, 1800 ईस्वी में। अब मैसूर में 1799, मैसूर में 1799। इसी में तंजौर, एक और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में इसको तंजाउर भी बोल देते हैं हम लोग, किसी किसी किताब में लिखा हुआ है तंजाउर। तो इसे आप समझिएगा तंजौर ही है, तंजौर या तंजाउर ओ। तो तीसरा नंबर हो गया तंजौर। चौथा नंबर हो गया ए, अवध। देखिए ये क्रम एकदम याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम याद रहेगा। अगर 4 गो याद रहे तो फिर आगे आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रम 4 गो। अब 5वां में पेशवा मराठा, पूना के पेशवा, ये 5 हो गए, पूना के पेशवा। एक प्रश्न और आता है इसमें, चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड, हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर ही क्लास, जब भी हम पढ़ाई मतलब क्लास में जो चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रिलेट करके करते हैं।
भारत में कौन मराठा साम्राज्य, चूंकि मराठा साम्राज्य 5 टुकड़ों में बंटा हुआ था, 5 अंग था, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा, तो कौन सबसे पहले सहायक संधि पर साइन किए? पूना के पेशवा सबसे पहले। कब? 1802 में। 1802 में पूना के पेशवा। कौन पेशवा थे? ये रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड अंग्रेज तो खोज रहा था, अंग्रेज खोजते रहता था कि भारत में मिर्जाफर जैसा कौन कौन मिलता है, जिसको मतलब कि जो विभीषण नहीं लंका में आग लगा, विभीषण चलते हुआ था, तो वही विभीषण खोजते रहता था कौन कौन आदमी है जो माने राज्यों के खिलाफ काम करे और हम लोग का मदद करे। तो ये रघुनाथ राव था पहला आंगन मराठा युद्ध उसके चलते हो गया, और दूसरा ओकरा बेटा के कारण हो गया। बेटा कौन है? बाजीराव सेकंड। देखिए बाजीराव सेकंड, यही पूना के पेशवा था, बाजीराव सेकंड। ये रघुनाथ राव का बेटा था, पुत्र था, यही संधि स्वीकार किया था। दूसरा तो हो गया, 5 गो हो गया। HMTA पी मैंने पेशवा, पूना का पेशवा, ये 5 गो सहायक संधि स्वीकार कर लिया। अब आगे कौन कौन है? ये इस तरह का अगर ट्रिक से याद करिएगा तो याद हो जाएगा। हम जब बीपीएससी पास किए थे तो उस समय ट्रिक अपना बैठा करके अपना याद किए थे, तो अपना अपना ट्रिक है, आप भी इसे याद कर सकते हैं। HMTA के बाद देखिए HMTA P माने 5, ये हो गया 5 गो। हैदराबाद क्रम से आता है प्रश्न। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, देखिए ऐसे अवध, दूसरा हो गया पेशवा, पूना का पेशवा 5। देखिए इसके बाद सिंधिया, नागपुर का भोसले नहीं, बराड़ का भोसले, याद रहे, बराड़ का भोसले, ये भी साइन किए थे, बराड़ का भोसले, इंग्लिश में बराड़ भी रहता है, तो बराड़ का भोसले। इसके बाद राजपूताना में आइए, साम्राज्य में जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मछेड़ी और बूंदी। ये प्रदेश जो थे, ये देशी रियासत के राज्य जो थे सहायक संधि पर साइन किए थे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, पूना का पेशवा, सिंधिया, बराड़ का भोसले, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मछेड़ी और बूंदी, ये जो है सहायक संधि पर सिग्नेचर किए थे। प्रश्न आ जाता है कि 2 बार किसने किया था, तो हमने बताया हैदराबाद 2 बार, 1798 और 1800 2 बार, और 1799 में मैसूर और तंजौर। देखिए ये मैसूर 1799 और तंजौर। इसके बाद अवध बाद में किया था 1801 में, और पेशवा 1802 में। तो इस तरह से सहायक संधि पर सिग्नेचर करके भारत के जितने राज्य थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, एक तरह से अधीन हो गए। और वेलेजली साम्राज्यवादी नीति इसका बहुत सफल रहा अंग्रेजों का। जो मराठा साम्राज्य बहुत ताकतवर था वो कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण इनकी सफलता इनको सहायक संधि में मिल गई, और फ्रांसीसियों का भय भी इनको समाप्त हो गया। तो इस तरह से सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली का यहाँ पूरा होता है। हमने कहा कि
ये जितना भी राज्य थे, इस सहायक संधि लागू हो जाने से पूरे भारत में इनका साम्राज्य विस्तार हो गया। और जो कुछ रह जाएगा, इन्होंने दीवार खड़ा कर दिया। दीवार मतलब कि हाउस, मकान बनाने में दीवार खड़ा होता है ना, तो पूरे भारत में अपना दीवार खड़ा कर दिया साम्राज्य विस्तार में। अब छत बनाना है तो छत तो डलहौजी बना लेगा, क्योंकि वो भी हड़प नीति लगाएगा। इनका सहायक संधि एक बहाना था भारतीय राज्यों में विशाल सेना खड़ा करने का। इन्होंने बिना पैसा का विशाल सेना खड़ा कर लिया। तो डलहौजी आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो लगा करके हड़प नीति उसको बोलते हैं, हड़प नीति लगा करके छत बना देगा। तो अगला जो मेरा क्लास होगा वो डलहौजी पर होगा। आज के क्लास में इतना ही, इसके बाद अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।